हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन सोचते हैं कि हमने करना क्या है। कईयों के माइंड में ये चल रहा होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कईयों के माइंड में चल रहा था कि आगे फर्दर हम एजुकेशन करें, या कईयों के माइंड में ये चल रहा होता है, कईयों के माइंड में ये चल रहा होता है कि गवर्नमेंट जॉब करें। बट कई बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं जो क्या है, जिनके माइंड में ये चला होता है यार करनी तो गवर्नमेंट जॉब है, बट हमसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसी डर को खत्म करने के लिए हमने एक छोटा सा एक टेस्ट कंडक्ट करा है। जो आपके पास शीट है, हम उसके आज क्या सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और बात मेरी मानो, अगर इसमें से अगर आपके 40% मार्क्स भी आते हैं तो बेटा लिख के ले लो कि आपका कोई ना कोई एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। बस थोड़ी सी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग के आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग का कि ये जो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे, कि कहता इफ इन अ कोड लैंग्वेज 256 means you are good, 637 means we are bad, 358 means good and bad। तो इसमें हमने ये पता करना है कि एंड का क्या कोड होगा। इसमें क्या पता करना है हमने, एंड का क्या कोड होगा। अब बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो 256 का मीनिंग क्या बताया उसने, यू आर गुड। यानी कि इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 के लिए यू, 5 के लिए आर और 6 के लिए गुड। नहीं, इन तीनों में से कोई एक नंबर, इन तीनों में से कोई एक नंबर यू के लिए, कोई एक नंबर आर के लिए और कोई एक नंबर गुड के लिए यूज हुआ है। ठीक है। अब यहां पर देखो 637 किसके लिए यूज हुआ है, वी आर बैड के लिए, 358 गुड एंड बैड के लिए। अब हमने आंसर किसका ढूंढना है, एंड का। तो एंड कौन सी लाइन में, थर्ड लाइन में। बट एंड तो कहीं और नहीं लिखा हुआ है। बट ये देखो एक गुड ये लिखा हुआ है, एक गुड ये लिखा। अब इन दोनों में अगर गुड कॉमन है तो इन दोनों में गुड के लिए कॉमन कोड यूज करना पड़ेगा उसको। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो गुड के लिए क्या यूज हो गया, 5। ठीक है। उसी तरीके से बैड बैड इन दोनों लाइनों में कॉमन है। इन दोनों लाइंस में क्या कॉमन है, 3। तो 3 किसके लिए यूज हो गया, बैड के लिए। तो 3 भी यूज हो गया, 5 भी यूज हो गया, बचा क्या है जी, 8। तो 8 मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर हो गई ये चीज। अब ये वैसे तो ठीक है अगर आपने ऐसा करा है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से सोचो कि क्या उसने गुड का कोड पूछा था, नहीं। बैड का कोड पूछा था, नहीं। उसने किसका कोड पूछा है, एंड का। बट हम सारे कोड अगर हम फाइंड करने लग जाएं तो हमारा टोटल टाइम वेस्ट होगा। और बेटा सारी गेम किसकी है यहाँ पर, पूरी गेम किसकी है, टाइम मैनेजमेंट की। हमें किसका कोड पूछा था, एंड का। तो ध्यान से देखो, क्या एंड कहीं और लिखा है, एंड कहीं और नहीं लिखा। अगर एंड कहीं और नहीं लिखा हुआ तो एंड का कोड भी कहीं और नहीं लिखा होगा। तो 3 कहीं और यूज हो रहा है, होने तो जहां होता है यूज, हमने क्या लेना देना। हमें तो वो नंबर चाहिए जो कहीं और यूज ना हुआ हो। 5 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो बचा क्या, 8। तो उसका कोड क्या आ गया जी, 8। क्लियर हो गई ये चीज। तो इसका आंसर क्या था, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टॉनिक का कोड है CINOT। टॉनिक का कोड क्या है, CINOT। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन हो सकता है हो गया हो सॉल्व, पर ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेचारों को ये टेंशन होगी कि यहां पर लगता है कि इस क्वेश्चन में क्या है, हमने ऑप्शंस गलत दे दिए। बेटा रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये नहीं सोचना कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। रीजनिंग में ये सोचना है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है। अगर एग्जामिनर के क्या माइंड में चल रहा है वो ऑप्शन में अवेलेबल है फिर तो ठीक है, और जो आपके माइंड में चल रहा है वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होता है तब भी ठीक है। बट अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है जो आपके माइंड में चल रहा है, तो उस टाइम के लिए आप अपने माइंड में से जो बात आ रही है उसको लॉजिक को साइड में रखो। मेन चीज सोचनी है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है। अब कईयों के माइंड में ये होगा, ले ये तो टॉनिक का कोड क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, टॉनिक में क्या किया, टी
ONIC क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है ना। बट जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने लगे, सारा कुछ किस में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में, तो चंडीगढ़ को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखते तो HRAGIDNAHC ये आंसर आना था, कि मैंने क्या लिख दिया उसको रिवर्स ऑर्डर में। तो HRAG यहां पर उसने गड़बड़ी कर दी, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। HRAGI तो ठीक था, D भी ठीक है, N भी ठीक है, A भी ठीक है, लास्ट में HC होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद H से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी H से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहां पर H से स्टार्ट हुआ HRA, उसके बाद क्या रहा HRAGIDN, फिर H आ गया, फिर A आया, फिर C आया, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। लगभग सारे ऑप्शन क्या लग रहे हैं मुझे, गलत। क्यों? क्योंकि हमने क्या सोच रखा है, सिंगल माइंड से यही सोच रखा है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में। नहीं बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और वो तो क्या है, लॉजिक या जो आंसर आपका आया है वो ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, फिर समझ लो कि एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है, हम क्या है रिजिड होकर नहीं बैठ सकते कि इसका सिर्फ यही लॉजिक लगेगा और लॉजिक नहीं लगेगा। यहां पर बेटा जो लॉजिक लगा था वो ये लगा था कि मैंने यहां पर टॉनिक को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज किया था। यहां पर क्या किया था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज किया था कि टॉनिक में सबसे पहले सी आता है, अल्फाबेटिकली ABCD अगर डिक्शनरी ऑर्डर में देखें, C, फिर I, फिर N, फिर O, फिर T, यानी कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो चंडीगढ़ में से सबसे पहले क्या आएगा, A, बट A कितनी बार लिखा है, 2 बार। उसके बाद क्या आएगा, C, फिर D, फिर H भी 2 बार है, फिर I, फिर N, फिर R। देखो क्यों नहीं ऑप्शन अवेलेबल, हमने सोच लिया कि क्वेश्चन गलत है, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि टॉनिक का रिवर्स करके भी लिखा है, वो भी लॉजिक है। हाँ, यहाँ पर भी रिवर्स वाला ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते, कोई इशू नहीं था, बट यहाँ पर रिवर्स वाला ऑप्शन नहीं था तो हमें कुछ और सोचना पड़ा, और में क्या था, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था, रिवर्स कह लो या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ था। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी में, आर्मी के एग्जाम जितने भी हैं उसमें, या फिर स्टेट के एग्जाम है वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन। अब करने को तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट इसका मैं सबसे इजी मेथड आपको ये बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चुपचाप आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो जो ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला ऑप्शन अवेलेबल था ABBA, पहला ऑप्शन क्या था, ABBA, मैंने पुट करा तो देखो सीक्वेंस क्या बना, AAABBB, 3 बार A आ गया, 3 बार B आ गया, सीक्वेंस चल रहा है। बट आगे AB फिर AAB, कोई लॉजिक आगे नहीं बन रहा है। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद आगे सेकंड ऑप्शन देखो, BABB। अब इसको बोल के देखो तो देखो ABABABABAB, एक पैटर्न चल पड़ा, पैटर्न चल पड़ा, इसका मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। बेटा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन पुट करो, क्योंकि इसके अलावा तो और हमने कुछ लिखना ही नहीं है ना कि ये ऑप्शन लिख दिया इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है इन्हीं में से एक आंसर होगा, तो एक ही पैटर्न बनेगा, इससे ज्यादा पैटर्न नहीं बनेंगे, यानी कि एक ही ऑप्शन से पैटर्न बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट आगे आ गया, ये क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज के बेस पे। नंबर सीरीज की हमने क्या है, 139, 139, 155, 182, 16, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ढूंढना है क्या है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है वैसे ही क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, आजकल सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन पे, इस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से देखो कि 130, 139, 155, 182, 16 जो सीरीज है, ज़्यादा क्या है जंप नहीं करी, सीरीज धीरे धीरे जंप कर रही है। अगर सीरीज धीरे धीरे जंप करे तो हमने जब इसका डिफरेंस चेक करा तो डिफरेंस में यहाँ पर पहले में 9 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 25 का, फिर उसके बाद कितना आ गया जी 36 का, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे कितना बनना था 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना बन गया 49, ऐड कर दो इसमें, 9 + 6 15, 4 + 1 5 + 1 6,
265 क्या बन गया मेरा आंसर। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ऐसे ही क्या आएगा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन भी बनेगा, ये भी एसएससी में सबसे ज्यादा आता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला हुआ था, इसमें क्या कोई नंबरिंग करने की जरूरत नहीं थी बेटा, ये मैंने लिखा हुआ था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद क्या आना था, जुलाई, दोबारा फिर जे आना था, यानी कि मंथ्स के क्या लिखे थे मैंने, मंथ्स के नेम लिखे थे और उनका फर्स्ट अल्फाबेट उठाया था। क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कहता है इन अ सर्टेन कोड तुर्की इज रिटन एज USUOZE। अब तुर्की आ गया, USUOZE। अब देखा जाए जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए चुपचाप इसकी नंबरिंग कर दो कि ABCD A1 पे है, B2 पे है, C3 पे है, D4 पे, इस तरीके से। वैसे ही T20 पे होता है बेटा, U21 पे, R18 पे, K11 पे, E5 पे, Y25 पे, U21, S19, U21, O15, Z26, E5, ये चीज आ गई। अब देखो नंबरिंग होगी तो 20 से 21 गया +1 हुआ, 21 से 19 गया तो मान लिया जी 2 तो हुआ है, बट क्या हुआ है, माइनस हुआ। पहले में +1 -2, फिर 18 से 21 +3, ये भी ठीक है। 11 से 15 अब -4 होना चाहिए, बट यहां पर क्या हुआ, +4। तो पहले तो हमारे माइंड में ये चला होगा +1 -2 +3 -4, बट यहां पर एग्जामिनर क्या है, फिर चाल चल गया, यहां पर उसने +4 करा। 5 से 26 बैक चला गया, -5 हुआ, फिर +6 हुआ। अब यहां पर क्या है, प्लस माइनस होना चाहिए था, बट देखो सीक्वेंस सेम है 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई डाउट नहीं, बट यहां पर ये प्लस और यहां माइनस, प्लस यहां माइनस होना था, नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगा हुआ है। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस कहां कर रहा है, वो एक यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है माइनस, यानी कि जो वोवल्स थे, जो क्या थे, वोवल्स, वोवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U, उसमें क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। बस ये ट्रिक था तो छोटा सा, ठीक है ना। तो पेरिस का कोड क्या आएगा, पेरिस ही हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 तो होना ही है, प्लस कब होना है, माइनस कब होना है, ये देखो P16 A1 R18 I9 S19, तो P16 +1 17, 17 पे क्या आता है, Q, यानी कि +1 होगा। आगे क्या आ गया, वोवल आ गया, -2 है, तो A1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 पे तो लेटर नहीं होता। अगर बेटा -1 आ जाए तो टोटल अल्फाबेट 26 है, उसमें से -1 कर दो, कितना बन गया 25, तो 25 पे क्या आ गया मेरा, Y आ गया। फिर आगे क्या होना था, कॉन्सोनेंट है +3, तो 18 + 3 कितना हो गया जी 21 पे क्या आएगा, U आ जाएगा। आगे I9, अब +4 नहीं होना, वहां पर +4 होगा ये, बट यहां +4 नहीं होगा, यहां क्या होना माइनस, क्योंकि I क्या है, एक वोवल। 9 + -4 क्या है, 5 पे क्या आएगा, E, और 19 + 5 करोगे तो 24 पे क्या आ जाएगा, X, तो क्या आंसर आ जाएगा, QYUEX, क्या बन गया आपका आंसर बन गया। बस सिंपल क्या है, हमने थोड़ा सा, और जिसके माइंड में थोड़ा सा ये चल रहा था ना प्लस माइनस, बेटा थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आपका बहुत जल्द एग्जाम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंजाब के एग्जाम में बहुत बार और एसएससी में बहुत बार डिट्टो क्वेश्चन आ रखा है, डायरेक्शन के बेस पे। डायरेक्शन में क्या है, अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। अब ईस्ट क्या है जी, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। कहता चाइल्ड वेंट 90 मीटर ईस्ट, ईस्ट में कितना गया वो 90 मीटर। यहां इन ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर, देन ही टर्न राइट एंड वेंट 90 मीटर। यहां से वो राइट टर्न गया, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है ईस्ट का, राइट टर्न गया कितना 20। आफ्टर दिस ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल्स हाउस। यहां से फिर राइट गया वो और अपने अंकल के हाउस में पहुंचा, कितने किलोमीटर के बाद या कितने मीटर के बाद, 30 मीटर के बाद।
हिज फादर वाज नॉट देयर, उसका फादर यहाँ नहीं था। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर नॉर्थ। अब कई बच्चों ने 100 इधर ही बना दिया होगा नॉर्थ में। बेटा नॉर्थ तो ये है ना मेरा ऊपर वाली साइड, तो यहाँ से 100 गया तो 20 तो यहाँ तक ही था। ये देखो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 100 कहाँ होगा जी? ये 100 हो गया नॉर्थ में। और वो अपने फादर से ही मेट हिज फादर। तो कहता हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने फादर को कहाँ मिला? तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, राइट एंगल बन गई, तो पाइथागोरस की थ्योरम बन जाएगी। टोटल कितना था ये? टोटल स्टार्टिंग में कितना गया था? 90 में से ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, और ये 20 है तो ऊपर वाला कितना होगा? ये टोटल 100 था तो 80, तो एक बेस मान लो, एक परपेंडिकुलर, एक एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस की थ्योरम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच किसके इक्वल है? रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सिंपल सी बात याद रखो, जो तिरछी लाइन है हमेशा एच बनेगी, बाकी सीधी लाइनों को एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर आप मान सकते हो। तो बी मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर 3600 प्लस 6400 कितना बन गया बेटा? 10,000। 10,000 का रूट कितना होगा? 100। तो कितने मीटर के बाद मिला वो? 100 मीटर के बाद। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ गया है। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के बेस पे, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या हमारे क्या होते हैं? डायग्राम्स आती हैं। अब यहाँ डायग्राम में देखो है वही चीज जैसे नंबर सीरीज करी थी, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज। कहता सेम सीरीज ए बी सी डी ई के बाद एफ सेम सीरीज होगी, और इनमें से बताना है कौन सी होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा पैटर्न चेक करोगे, पैटर्न में लगा क्या है। अब यहां देखो ये जो एरो है, या तो हमने क्लॉकवाइज जाना होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी साइड, वो डिपेंड करता है कि किस साइड जाना है। देखो ये एरो यहां से यहां आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप मूव कर गया, फिर यहां से यहां आया एक एंटी क्लॉकवाइज स्टेप, फिर ये एरो यहां से यहां जा रहा है एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, यहां से फिर यहां आया एक स्टेप फिर एंटी क्लॉक। जो अब एफ डायग्राम होगी यहां से ऊपर वाली साइड जाएगा, ऊपर वाली साइड जाएगा तो देखो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर डॉट है ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी कि या तो थर्ड ऑप्शन है या फिर फिफ्थ, ये तो एंटी क्लॉक हो गया। इसके बाद आगे देखो डॉट जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहां से फिर वन स्टेप और आगे, यहां से फिर यहां वन स्टेप, यहां से आगे वन स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो अब यहां से यहां जाएगा क्लॉकवाइज, इस जगह पे आएगा, यानी कि जैसे 3 o'clock होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां डॉट है यहां नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या आ गया मेरा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट ढूंढनी है कि डिफरेंट कौन सी है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने बोला ज्यादातर क्वेश्चन 70 to 80% हमारे क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बेस पर होते हैं। अब ये देखो ये जो डार्क एरिया है इसको घुमाएं, अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है ये भी क्लॉकवाइज की तरह मूव होगा, अगर घुमाएंगे इसको ये भी क्लॉकवाइज की तरह मूव हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज की मूव हो रहा है, बट ये किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिफरेंट है सबसे, तो थर्ड ऑप्शन क्या मेरा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द अल्टरनेट फिगर विच कंटेन फिगर एक्स इन एज इट्स पार्ट। एक्स डायग्राम ढूंढनी है हमने इन 4 ऑप्शन में। अब बेटा हमें ये क्वेश्चन सबसे इजी लगता है, बट मुझे पता है कि आपने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाया होगा और या तो स्किप कर दिया होगा एट द एंड, या फिर अगर ढूंढा भी होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगाकर ढूंढा होगा। तो ध्यान से देखो ये डायग्राम जो है वो आपकी ये पड़ी हुई है, ध्यान से देखो, मैंने डार्क कर दी, अब ये रब कर रहा हूं, ये देखो चेक करो जरा। तो बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हो और एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आराम से आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर अच्छे से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। और हमारी कोई हेल्प किसी भी तरीके से चाहिए हो तो हमारे जो नंबर हैं आप उसके ऊपर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन आपका जो भी है मैम लेकर आ रहे हैं या सर लेकर आ रहे हैं, वो नेक्स्ट आपका टॉपिक, उसके डाउट्स या आप कह लो आंसर केस आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, टीचर विजन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं प्राइवेट करेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक सेशन मैथ्स का, जिसमें हम लोग करेंगे 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस। ये सेशन में जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये सब लेटेस्ट पैटर्न पर आए हुए जो भी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट बैंक हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम्स हो, उन सब में आए हुए लेटेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग सोल्व करेंगे। आपने एक बार ये सोल्व कर भी लिए होंगे, तो आइए आज हम लोग इनके आंसर कीज मैच कर लेते हैं। और किस तरीके से ये करते हैं क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सोल्व कर लिया, मैटर ये करता है कि आपने सोल्व किए कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 रूट 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/10। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड जब आता था तो ये रूट वाली इक्वेशंस नहीं आया करती थी, नॉर्मल 10 आया करता था। पहले सिर्फ ये डाल देता था एग्जामिनर कि भाई हम 10 से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, 10 प्लस 3 रूट 11 भी डाल दिया। तो हमसे क्या पूछा है, x प्लस 1/x। जैसा कि आप सब जानते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 3 अंडर रूट 11। बोलो हाँ है ना। अगर आपको निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, 1/x की वैल्यू निकालनी है। अगर अब 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको पूरा सोल्व करते हैं। आप लोग यहां पे x पुट करते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं 10 माइनस 3 रूट 11 के थ्रू, और 10 माइनस 3 रूट 11 के थ्रू आप इसको सोल्व करते हैं। इट विल टेक टाइम। ये चीज जो है, ये कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा समय लेती है। तो अब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच से सोल्व करेंगे। कैसे, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको x की कुछ भी वैल्यू दे रखी है, जैसे 10 प्लस 3 रूट 11 दे रखी है, तो 1/x की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। और ये वैल्यू कब माइनस में होगी डियर, जब आपके पास 1/10 प्लस 3 रूट 11 की वैल्यू, आप इसका स्क्वायर कर लें 100, आप इसका भी स्क्वायर कर लें, इट्स 3 इंटू 11 विच इज 99। इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा। क्या होगा, डिफरेंस हमेशा 1 होगा। जब डिफरेंस इसका 1 होगा तो ये साइन जो है आपके नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, यू कैन इजिली गेट 20 एज एन आंसर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज तो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो इस तरह से हमने x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकाल दी, 20। इज दैट क्लियर। अगर इसी पर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, मैं कहूं कि आपने x माइनस 1/x निकालना है, तो क्या होगा, देखो अगर आप x प्लस 1/x निकालते हैं तो इसको डबल करना है। अगर आप x प्लस 1/x निकालते हैं तो इसको डबल करना है। अगर आप x माइनस 1/x निकालते हैं बच्चों, तो इसको डबल करना है। कैसे, अगर आप यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वाली वैल्यूज कट के ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अंडर रूट 11। इज दैट क्लियर। तो ये है तरीका अलजेब्रा के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसको चंद सेकंड में निकाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये दिया है 2 रूट 20, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 4 टाइम्स गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 एंड 2 की पावर 20, मैटर ये नहीं करता कि पावर कितनी बार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की पावर 20 को कॉमन ले लेंगे, सबसे आसान तरीका है। तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये 1 होगा, अगला भी 1 होगा, आगे 1 1 ऐड होते चले जाएंगे। तो आपके पास आएगा 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इन सबको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 4। और जैसा कि आप जानते हैं गाइज, आपने पढ़ा होगा, अगर a की पावर n और a की पावर m है, अगर बेस सेम है तो आपकी पावर्स हमेशा क्या होती है डियर, ऐड हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 20 को मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 22, क्योंकि क्या होगा, पावर्स के साथ ऐड हो जाएंगी। आपका रिजल्ट आ गया 2 रेज़ टू पावर 22। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, B एंड C इज 7:5:4।
ये एजेस का क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एसएससी में हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन है 7:5:4, ठीक है जी। ये आपको एजेस की रेशो दे रखी है। क्या हुआ, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड सी वुड बी 52। अगर 4 साल के बाद की बात करें, गाइस ध्यान दो, अगर सिर्फ ए और सी की बात करनी है तो हम लोग ए और सी को सेपरेट लिख सकते हैं 7:4। कहता है 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कौन, 4 साल के बाद ए और 4 साल के बाद सी, दोनों की एज का जो सम है वो आ जाएगा 52। इज दैट क्लियर? तो 4 साल पहले क्या था, तो 4 साल पीछे जाने के लिए हमको ये दोनों 8 साल माइनस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इसके 4 साल। देखो एक चीज समझो कि अगर किसी की भी एज आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, दोनों की इक्वल डिक्रीज होगी। अगर आपके पास 2 बंदे हैं और 2 बंदों की एज 4-4 साल बढ़ा रहे हो तो टोटल 8 साल इंक्रीज होंगे टोटल एज में। इज दैट क्लियर? और अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो टोटल एज से आपके 8 साल जो है वो पीछे चले जाएंगे, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। इनकी एज का सम 4 साल पहले जो था, जो प्रेजेंट दे रखा है, ये 44 ईयर्स था, ठीक है। अब इनकी एज का यूनिट में सम कितना है, 7 + 4 कितना होता है डियर, 11, और 11 की वैल्यू कितनी है, 44। तो कितने का मल्टीपल आया, 4 का। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 7 = 28, 4 5 = 20 एंड 4 4 = 16। ये हो गया इन सबकी एजेस का 28, 20 एंड 16। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ बी एंड सी आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद बी और सी की, बी और सी, ए नहीं लेंगे, बी और सी की एज का रेशियो क्या होगा, दैट इज 24, दैट इज 20। काट लीजिए इसको 4 से, 6 एंड 5। आंसर इज 6:5। इज दैट क्लियर जी? तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग ₹42 पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹56 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। कितना, 56 का अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको 12% का क्या होगा, गेन होगा। अब ये क्वेश्चन डियर मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। किसका है, कौन से टॉपिक का है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें 2 चीजें लिखी जाती हैं और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर सोल्व होता है। देखो मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन या तो मार्केट प्राइस पर आएगा तो आपको सिर्फ मार्केट प्राइस लेके चलना है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस पर आएगा तो कॉस्ट प्राइस लेके चलना है। मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक में कभी भी प्रॉफिट या लॉस कभी नहीं लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले होता है एक चीपर वैल्यू, चीपर मतलब सस्ता, एक होता है डियरर और एक होता है उनका एवरेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो होता है ना कई बार दुकानदार क्या करता है, सस्ता सामान और महंगे सामान को इकट्ठे मिक्स कर देता है। अब जैसे टमाटर लिया आपने तो कुछ अच्छे टमाटर भी होते हैं, बेकार भी होते हैं, तो क्या करते हैं वो इकट्ठे रेडी में डाल देता है तो इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग अपने हिसाब से छांटते हैं। तो गाइस जब अलग करते हैं तो एलिगेट करना कहते हैं उसको। क्या करा, पहले मिक्स करा, उसके बाद क्या किया, इसको एलिगेट किया। तो एलिगेट करने के टाइम पे मीन में से चीपर माइनस करते हैं डियर, ओके, और डियरर में से मीन माइनस करते हैं। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, माइनस में वैल्यू कभी नहीं आती, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 60 पर केजी, तो 60 वाला महंगा है तो हम लोग यहाँ पे महंगे वाला लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, महंगे वाला लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे 60 पर केजी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने सस्ते वाला कितने का बेचा, 42 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और मीन प्राइस, देखो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है जब सभी का सम करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एवरेज, ठीक है जी। एवरेज ऐसे नहीं निकलेगा, यहां पर एवरेज जो है, ये जो आपको 56 रुपीज दे रखा है बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है। क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस। आपको गेन कितना हुआ, 12% का। 12% का मतलब समझ रहे हैं, 12% का मतलब होता है डियर कि कोई आइटम 100 रुपीज की थी तो यू सेल इट एट 112, बोलो है ना, और 12 का बेचा है तो इसकी वैल्यू हो गई 56। अब अगर ध्यान दें तो ये आधा हो चुका है तो हम लोग आधा कर लेंगे,
इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस था 50 रुपए। अब देखो यूनिटरी मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर आप कंपटीशन वर्ल्ड में चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर निकले तो आप यूनिटरी मेथड यूज ना करें, आप इनका स्केलर फैक्टर देखें। स्केलर फैक्टर है डिविजन ऑफ 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने 50 रुपीज, तो हमारा मीन प्राइस क्या है डियर? अब 50 रुपीज मीन प्राइस आ गया। अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द रेशो। एज आई टोल्ड यू कि रेशो कैसे निकलेगी? 50 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे जी? 42। कितना आया? 8। और 60 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना आया डियर? 10। इसके बाद कट सकता है कुछ? हाँ जी कट जाएगा। ये रेशो 4 आ जाएगी और ये रेशो 5 आ जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5:4 या फिर 4:5। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ऑप्शन ये था 4:5 और 5:4। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बड़ा अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तंग करता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, इतना इजी नहीं है और बच्चे उसको हमेशा फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो आज मैं आपको एक बड़ा अच्छी ट्रिक समझाऊंगा इसकी, जिसे कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? कहता है सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹10,648 इन 3 years। ये हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड 9680 इन 2 years। तो आपको बताना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। अगर कोई प्रिंसिपल है लेट्स सपोज, ठीक है, उस प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ रेट है, हम लोग ट्री मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब ट्री मेथड क्या है? ये ए हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो आपको 1 साल का इंटरेस्ट ए रुपए मिला, तो आप अगले साल भी ए दोगे, अगले साल भी ए दोगे। बोलो हाँ है ना? आप खुद सोचो, अगर आपको 3 साल का कोई इंटरेस्ट देना है, अब मान लीजिए 1000 रुपए के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो आप 100 रुपीज के हिसाब से चलोगे, तो आप हर साल क्या करोगे? 100 रुपीज दोगे। तो मैंने इसको ए मान लिया। अच्छा ये हो गया। बच्चों ध्यान दो, ये क्या है आपका? बेटा इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है जो ए होता है। इज दैट क्लियर? अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या दिया जाए? इंटरेस्ट दिया जाए। तो ए के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग मान लेते हैं बी है, तो अगर इसने दिया है तो ये भी इसको इंटरेस्ट देगा बी। इज दैट क्लियर? भाई देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ने फर्स्ट ईयर वाले से पूछा कि भाई आपको इंटरेस्ट मिल गया? बोला हाँ मिल गया। तो कह रहे मेरा इंटरेस्ट पकड़ा, उसने उसको दे दिया। उसके बाद फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाले ने सेकंड ईयर वाले से पूछा भाई मेरा इंटरेस्ट कहां है? भाई तू भी इंटरेस्ट ले ले। अब ये जो सेकंड ईयर वाला है ये थर्ड ईयर वाले को भी इंटरेस्ट पे करेगा। तो ए के ऊपर बी मिलता है और बी के ऊपर सी मिलता है। इज दैट क्लियर? अब बड़े ध्यान से समझना, इसने क्या कहा है? 2 साल का इंटरेस्ट। आपका 2 साल का इंटरेस्ट कितना गिवन है डियर? देखो 2 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना गिवन है? ये आपका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है अमाउंट ये वाली गिवन है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कितने साल का है? 3 साल का। ये वाला कितने साल का है बच्चों? 3 साल का। अब एक बात बताओ, अगर आपको 2 साल में ये वाली अमाउंट मिलती है, कौन सी? ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी है? 9680। और 3 साल में कितनी अमाउंट आई आपकी? ये वाली। इसमें मार्कर चेंज कर लेता हूं। 3 साल में कितनी अमाउंट आई आपकी? ये वाली, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10648, ठीक है। आप एक बात बताओ, 2 साल का कितना है? ये इसके साथ मैच कर गया। इज दैट क्लियर? अब आप खुद सोचो, इस पूरे के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया था? बी प्लस सी। मतलब ए और बी जो था, और ए बी बी सी, ये जो है बच्चों, ये पूरे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ये वाला इंटरेस्ट है। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है। तो 10648 से अगर आप 9680 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 8, 6 और 9। एक बात बताओ, 9680 का कितना परसेंट हम ले कि हमारे पास 968 आ जाए? गाइस ध्यान दो, समझो कितना आएगा? 10%। कैसे? 9680 का, समझना भी बता रहा हूं, 10% अगर आप लेते हैं देन यू विल गेट 968। आप खुद सोचो, आपके पास प्रिंसिपल है 9680, ठीक है ना भाई। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तीसरे साल वाले के लिए प्रिंसिपल होता है। तो इसका इंटरेस्ट है, आपके पास इंटरेस्ट कितना आया? 968। कितना इंटरेस्ट आया? 968। एक बात बताओ, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 की बजाय 8 बदल गया तो इसका मतलब ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 10%। क्यों? क्योंकि 10% लेने से मेरी दोनों जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए
इस शॉर्ट ट्रिक के तहत मेरा जो आंसर है वो 10% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं गाइस, ध्यान दो। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, 15%। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, आप जब शोरूम में कपड़े लेने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अच्छा, कई बार ऐसा लिखा होता है 50% डिस्काउंट प्लस 50% ऑफ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% ऑफ हो गया। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% ऑफ हो गया, इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट के ऊपर उसने डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? बाय रेशो मेथड। कैसे? रेशो लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गाइस, 20% की वैल्यू होती है 1/5। आपने 5 रुपए के आइटम को 1 रुपए डिस्काउंट पे दिया, 4 का बेचा। 10% की वैल्यू होती है 1/10। आपने 10 रुपीज की आइटम को 9 रुपीज का सेल किया। 15% की वैल्यू होती है 3/20। आपने 20 रुपीज की आइटम को 17 रुपीज पे सेल कर दिया। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, 9 के टेबल से कटा 5 आया, 4 के टेबल से 5 5 25, 10 250। ठीक है, अब आप लोग यहां पे देखिए 7 9 9 7 63, 9 1 9 + 6 is 15, 153। इज दैट क्लियर? तो आपके पास 250 की आइटम कितने की बेच दी आपने? 153 की। तो आपका डिस्काउंट कितना आया? 97 का। कितना डिस्काउंट आया? 97 का। किस पर? 250 पर। अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 0 से 0 काट लेंगे, या 25 से काट लो, सीधा 4 से कट जाएगा। डेसिमल लगा लो, 0 की डेसिमल 9.7 × 4। अब ध्यान दो सारे, अब ध्यान ये देना है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का मेरे पास समय नहीं है। देखो सीधी बात है, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। ध्यान दो, ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मुझे पता चला मेरे पास 97 का डिस्काउंट है। इज दैट क्लियर? और मेरे को कितने पे है? 250 पर। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इतना करूंगा कि मैं इसको 4 से जरूर डिविजिबल करूंगा। अब ध्यान देना बच्चों, 4 का टेबल 7 पे आपको क्या मिलता है? 7 4 28 होता है। मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 28 की जगह 8 आनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको यूनिट डिजिट 8 देगा? वो है आपका 38.8%। कितना आंसर आएगा? 38.8%। पूरा सॉल्व कभी नहीं करना। अगर आप पूरा सोल्व करते हैं तो भी आपका 38.8% आएगा, बट आपने पूरा सोल्व नहीं करना, आपने सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट चेक करके सोल्व कर देना। क्लियर होगी बात? ये था आपका आंसर बाय यूजिंग सक्सेसिव डिस्काउंट, बाय यूजिंग रेशो मेथड। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो ये क्या क्वेश्चन है। देखो अभी हमने मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन पढ़ा था। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट, वो एलिगेशन का था, ये मिक्सचर का है। ध्यान देना, 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर। अब देखो आपके पास कोई क्वांटिटी है, देखो मैं बताता हूं, मान लो एक कंटेनर है आपके पास, इसमें 300 ग्राम पड़ा है सामान। इज दैट क्लियर? और आपने इसमें 40% शुगर डाला हुआ है। कितना है? 40%। तो अगर शुगर 40% है तो लेट्स से जो दूसरा इंडिग्रेंट है उसको हम वाटर ले लेते हैं, वाटर 60% रहा होगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं जी हम इसमें कितना शुगर ऐड करें। क्या ऐड करें? शुगर ऐड करें, सो दैट कि जो मात्रा है वो 50% हो जाए शुगर की। तो अगर शुगर की 50% होगी तो पानी की भी 50% हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या ढंग है? इस क्वेश्चन को भी हम रेशो मेथड से निकालेंगे। देखो समझो, 40 और 60 का रेशो, 40% और डियर 60% का रेशो होता है 2:3, और 50% और 50% का रेशो क्या होता है? 1:1। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं, 2:3 और 1:1। अब ध्यान देना, इज दैट क्लियर? अब ये कह रहा है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। अगर शुगर ऐड करना है तो आपको क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा? वाटर। क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा? वाटर। खुद सोचो, अगर आपने किसी इंडिग्रेंट में शुगर मिला दिया और पानी है तो पानी कांस्टेंट रहेगा, तभी शुगर मिलाया। भाई देखो, एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है अगर आप दूसरा इंडिग्रेंट मिलाते हैं। अब जैसे दूध वाला पानी मिलाता है तो दूध कांस्टेंट है, उसको लगेगा ज्यादा पड़ रहा है तो पानी मिलाना शुरू कर देगा, तो दूध उतना ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस वाटर को कांस्टेंट कर लेंगे। अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर को कांस्टेंट करने के लिए यू हैव टू टेक द एलसीएम व्हिच इज 3, तो हम लोग इसको भी 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? इनिशियल क्वांटिटी ये है 5 यूनिट, और इस 5 की वैल्यू कितनी है? 300। कितने का मल्टीपल है?
60 का, तो आपने कितना ऐड करा 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई एज यूजुअल 60 या 60 ग्राम्स। ऑप्शन में है क्या 60 ग्राम इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है जी, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है। ABC start a business, A invest money for 4 months, claim 1/8 of the profit, and B invest money for 6 months and claim 1/3 of the profit, while C invest rupees 1560 for 8 months। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। How much money A and B invested? तो A और B ने कितना मनी इन्वेस्ट करा, बड़े ध्यान से समझना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप का मतलब होता है कैपिटल, जितना आपने पैसा लगाया, मल्टीप्लाई टाइम इज प्रॉफिट। ये बात याद रखना, सीधा सीधा रेशो से क्वेश्चन निकलेंगे। हम लोग कोई ऐसा वैसा मेथड यूज नहीं करेंगे, ना हम एक्स यूज करेंगे ना वाई, सिंपल रेशो से निकालेंगे। इजी प्रोसेस है, ध्यान देना। कैपिटल इनटू टाइम इज अ प्रॉफिट। कैपिटल कितना है इनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब टाइम कितना है, टाइम देखो ए ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा 4 मंथ्स के लिए, यहाँ पे 3 बंदों का नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। और कितना क्लेम प्रॉफिट किया 1/8 पार्ट। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करा 6 मंथ्स के लिए, और कितना प्रॉफिट क्लेम करा 1/3। ध्यान से समझना। और उसके बाद कहता है जी सी ने 1560 रुपए करे हैं 1560, कितने मंथ के लिए 8 मंथ्स के लिए, और प्रॉफिट कितना क्लेम करेगा, ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग प्रॉफिट। अब मेरी बात सुनो, ये वाला काम कैसे करते हैं ध्यान देना, कुछ नहीं करना भाई, आपको रिमेनिंग निकालना है। टोटल 1 है -1/8 -1/3। अब ये वाला काम इजी कर देता हूं, कुछ नहीं करना, 8 या 24 लिखा। उसके बाद ये वाला 3 से मल्टीप्लाई, ये वाला 8 से, टोटल कितना हो गया 11। तो 24 में से आप 11 माइनस कर दो, आपके पास आएगा 13/24। सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल तरीका आ गया आपका 13/24। ये आपके पास आ गया मेरे बच्चों प्रॉफिट का रेशो। इज दैट क्लियर? ये काफी मुश्किल से निकालते हैं बच्चे। क्या करते हैं बच्चे, प्रॉपर एलसीएम लेकर निकालते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे लिया जा सकता है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को इक्वल करना है। इसको किससे गुना करेंगे 3 से, और इसको किससे गुना करेंगे 8 से। तो आपके पास रेशो क्या आएगा 3, 8 एंड 13। अब बड़े प्यार से समझिएगा कि इन दोनों का ध्यान देना भाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो किसी एक से निकाल लो आप। जैसे मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1560 है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1560। 1560 मल्टीप्लाई 8 किसके बराबर है 13 के। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ जी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 8 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 8 की वैल्यू निकालनी है। और कब निकालनी है, जब आपके पास 6 गिवन है। तो बस ठीक है, 8 की वैल्यू निकालनी है, जो दिया है उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, और 6 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, 13 की दे रखी है, 8 की निकालनी है। 13 के टेबल में पढ़ो, 13 और 12 डायरेक्ट पढ़ो, 12 6 दूनी 12, 8 8 जा 64, 64 2 जा 1280। तो आपके पास इसका सीधा आंसर कितना आ गया 1280। अब चेक कर लो कि बी ऑप्शन में 1280 कहां गिवन है, सो दैट कि मैं ए निकाल लूं। गाइस 1280 ए गिवन है, तो हमने बी की वैल्यू कितनी निकाली 1280। तो ऑब्वियस ही बात है मेरे भाई, अगर बी की वैल्यू 1280 गिवन है तो पक्का ए की वैल्यू 720 है। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके ऑप्शंस आपके साथ हैं तब तक आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन के थ्रू ही आप आंसर ले सकते हैं। तो मैंने जैसे बी निकाला मुझे 1280 मिला। 1280 बी की वैल्यू कहीं नहीं, ये देखो यहाँ पे ए दे रखा है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बी इसने इंटरचेंज कर दिया। बाकी कहीं पर भी बी की वैल्यू 1280 नहीं है, सिर्फ अकेला ऑप्शन है जहां पे 1280 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 720 और 1280। क्लियर हो गया जी। चलिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा है, बहुत बार, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो बच्चे कई बार नहीं निकाल पाते। ये है इफ ए इज 25% लेस देन बी देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन। मतलब ए जो है वो 25% ज्यादा है किससे, बी से। कितना ज्यादा है 1/4 ज्यादा है, लेस देन 1/4 कम है। कितना कम है 1/4। इसका सीधा मतलब क्या हो गया बच्चों, बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। कितनी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3।
आपसे क्या पूछा है, देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, B कितना ज्यादा है। अब देखो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, B आपको एक ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक ज्यादा दिखाई दे रहा है किससे, 3 से, तो किससे, A से, तो 1/3 कितना होता है आपका, इज दैट क्लियर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो सारे। शॉर्ट ट्रिक ये है भाई मेरे, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने लिखना है 1/4, इसको मानो x और इसको मानो y, ठीक। आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर रखेंगे, कभी न्यूमिनेटर चेंज नहीं करेंगे। आपने क्या कहा 25%, देखो कम है, अगर कम है तो आप y में से x माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, y में से x माइनस कर दोगे, y कितना है 4, तो 1/4 - 1 कितना हो गया, और इसका डायरेक्ट आंसर ये हो गया इसका आंसर। तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 20th। ये देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द सीपीओ ऑफ 50 आर्टिकल्स। बस सिंपल क्वेश्चन है। देखो कॉस्ट प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 50, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल जो है वो बराबर होगा सेलिंग प्राइस के 40 आर्टिकल्स के। सिंपल प्रोसेस है। तो सीपी ओवर एसपी आप लोग निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो सीपी एसपी आ गया। अब देखो सीपी का प्रॉफिट कितना है 10, भाई आपने कोई चीज 40 की बेची तो आपने 50 की बेच दी, उसको 10 का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाते हैं हम लोग प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर। तो गाइस इतना करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 1/4 और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। तो ये था हमारा आज का सेशन। और ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है और हमेशा इस तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे। तो आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 21 से 30 तक, जो कि आपके ज्योग्राफी से डील करेंगे और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम पहले क्वेश्चन 21st क्वेश्चन से प्रोसीड कर रहे हैं। 21st क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रिवर को आपकी जो है सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। सौरो मतलब दुखों का कारण, वो भी बिहार में। बिहार मतलब हार चुके हैं सब कुछ, हारा है मतलब खो चुके हैं। तो इसका मतलब जिस चीज से हम चीजों को लॉस्ट कर चुके हैं तो उसे हम कोस रहे होंगे। तो कोसने से याद रखना है दैट इज रिवर कोसी। तो कोसी रिवर को जो है दुखों का कारण के नाम से जाना जाएगा, कहाँ पे, आपके बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें से कुछ एक क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बन सकते हैं। दैट इज सौरो ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल में सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर कौन सी नदी आती है, दैट इज दामोदर रिवर। तो दो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सौरो ऑफ बिहार, हार चुके हैं तो कोस रहे हैं, तो हार से बिहार और कोसने से कोसी हो जाएगा। और बंगाल की याद रखनी है दैट इज दामोदर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, यानी कि इंडिया का सबसे लंबा डैम, और वो भी कैसा है, हीरे के कुंड में बनाया गया, दैट इज हीराकुंड डैम। इसका मतलब अगर इंडिया का ये लंबा डैम है तो किसी महान नदी पे बना होगा, तो महान नदी से हो जाएगा, दैट इज महानदी। तो महानदी रिवर पे जो है आपका हीराकुंड डैम की कंस्ट्रक्शन की गई है। नेक्स्ट आपको जो है 3 डैम के बारे में पता होना चाहिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है लॉन्गेस्ट डैम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा हीरे के कुंड में बना है और महान नदी पे बना है, दैट इज आपका हीराकुंड डैम, जो कि आपकी महानदी रिवर पे है। तो सबसे पहले आपको डैम का पता होना चाहिए, डैम इज हीराकुंड और नदी है आपकी महानदी। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाईएस्ट डैम, यानी कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है। ऊंचे डैम की अगर हम बात करें दैट इज टिहरी डैम। तो टिहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है और सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड, जो कि आपकी महान नदी दैट इज महानदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस रिवर पर्टिकुलर रिफ्ट वैली से बहती है। पहली बात आपने समझना है रिफ्ट वैली होती क्या है। अब देखो पहाड़ों में माउंटेन्स देखोगे तो इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स रहते हैं, यहाँ वैली होती है वी शेप्ड। वहीं पे आपने सुना होगा कुछ एक माउंटेन होते हैं ब्लॉक माउंटेन, कुछ इस तरीके से होते हैं। और यहाँ जो वैली है वो है यू शेप वैली, और इस यू शेप वैली को हम कह देते हैं रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली ज्यादातर आपको प्लेट्यू बेस्ड रीजन में देखने को मिलेंगे। प्लेट्यू का सिंपल अक्षरों में मतलब क्या है, अगर ये आपकी जमीन है, इसके ऊपर ये उठा हुआ पार्ट आपका प्लेट्यू होता है।
कोई नदी यहाँ से बहकर आएगी तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी नीचे की तरफ बैठना शुरू कर जाएगी, नीचे की तरफ बैठेगी तो इसका मतलब इस तरीके की जो है आपकी रिफ्ट वैली का कंस्ट्रक्शन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है कि रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदियां बहती है, तो दो इंपॉर्टेंट नदी है, एक का नाम हो जाएगा नर्मदा, दूसरी का नाम हो जाएगा तापी। बट इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इंडिया का मैं रफ मैप ड्रॉ करूं तो इंडिया का रफ मैप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है एक लैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करती है। अब कौन सी नदी है जो, अब देखो नदियों का फ्लो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब एक ऐसी नदी जो इस लाइन को 2 बार काटती है, वो भी पूरे वर्ल्ड में इकलौती और इंडिया में है, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रिवर माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस जोग फॉल। अब देखो कुछ एक फॉल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जोग फॉल, जिसको हम गेरसोपा फॉल के नाम से भी जानते हैं। और हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कौन सी नदी पे लोकेटेड है। अब देखो सारा जग की बात कर रहे हैं, सारा मतलब शरावती, जग से जोग याद रख लेना, तो जोग फॉल जो है आपकी शरावती रिवर के पास लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया की सबसे लंबी नदी, हमारी राष्ट्र यानी कि अब हमारी नेशनल रिवर कौन सी है? तो अगर हमारे नेशनल रिवर की बात करें वो गंगा, और गंगा को ही हमने नेशनल रिवर क्यों माना? क्योंकि होली भी है, सेक्रेट भी है और कहीं ना कहीं सबसे लंबी भी है। तो याद रखना है ए, गंगा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करेक्ट लेंथ विल बी 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो कि डॉल्फिन है, वो किस रिवर में? देखो हमारी नेशनल रिवर गंगा है, तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी कहाँ रहेगी? गंगा में। तो डॉल्फिन जो है आपको गंगा रिवर में देखने को मिलते हैं। और आपने देखा भी होगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम इज प्लैटेनिस्टा गेंगैटिका। गेंगैटिका मतलब किस रिवर में है? गंगा रिवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इंडिया के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक। इस वुलर लेक के 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये आपकी टेक्टोनिक लेक भी है। सिंपल अक्षरों में अगर आपको टेक्टोनिक्स को समझना है तो एक सिंपल स्ट्रक्चर को समझो, ये अर्थ है। अर्थ जो है किस चीज से बनी हुई है? आपकी रॉक से। बट वो रॉक ना कुछ ऐसा रॉक नहीं है। अगर ऐसा रॉक होता तो समहाउ सन की लाइट को जो है ब्लॉक करता। इसका मतलब अर्थ रॉक से तो बनी है पर वो रॉक एक दूसरे से दूर है, यानी कि लूजली फ्रेगमेंटेड है। अगर अर्थ घूमेगी, रोटेट करेगी, डे एंड नाइट होगा तो ऑब्वियसली ये पत्थर भी हिलेंगे। पत्थर हिलेंगे तो आपस में टकराएंगे भी। तो ज्योग्राफी में पत्थर मतलब रॉक, टकराना मतलब टेक्टोनिक्स। तो इसका मतलब पत्थरों के टकराने की वजह से जो है गहरे पॉइंट बने हैं, उस गहरे पॉइंट की वजह से एक लेक बन गई है, दैट इज वुलर लेक। तो पहला फीचर हो गया ये टेक्टोनिक लेक है। दूसरी बात, लेक ना ज्यादातर नदियां बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। नदियों का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, जब तक पानी नॉर्मल है, ओके है, नॉर्मल फ्लो में आपका बहेगा। बट वहीं पे अगर पानी का लेवल फ्लड आ गया, पानी का लेवल बढ़ सकता है। मान लो इसका एम्बैंकमेंट इतना हो गया, वापस से अपने नेचुरल फ्लो में आएगी तो कुछ पानी यहाँ पे रह जाएगा और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी आपकी लेक्स की। तो याद रखना है लेक्स हमेशा नदियां बनाती है। और यहाँ पूछा गया है कि वुलर लेक कौन सी नदी बनाती है, तो आंसर विल बी ए, दैट इज झेलम रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू लेक। वुलर लेक पता चल गया हमारे को कौन सी रिवर बनाती है, झेलम। उसी तरह से कोलेरू लेक ये कौन सी आपकी जो है नदी बनाती है, ये पता होना चाहिए। तो के से कोलेरू और के से कृष्णा। तो कृष्णा रिवर जो है फॉर्मेशन करती है कोलेरू लेक की। देखो एक्चुअली में जहाँ पे कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के डेल्टा का कंस्ट्रक्शन होता है, उसी के आसपास जो है आपको कोलेरू लेक देखने को मिलेगी। बट मेजरली किसके वाटर से बनी है, तो आंसर विल बी कृष्णा रिवर। लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी को क्या आपका पर्टिकुलरली ये पूछ रहे हैं कि जब अलकनंदा और भागीरथी इन दो नदियों का संगम होता है उसके बाद किस नदी का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। जगह का नाम है दैट इज बद्रीनाथ।
अब बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, तीर्थ स्थान है तो सच्चे मतलब सत्य का जो है रास्ता अपनाएंगे। सत्य का रास्ता यानी कि सत्य और पंथ मतलब रास्ता, दैट इज सतोपंथ ग्लेशियर। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है और नदी का नाम है अलकनंदा। अलग सी नदी है, दैट इज अलकनंदा। अलकनंदा को ईस्ट से एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम हो जाएगा धौली गंगा। धौली गंगा जो है मीट करेगी किसमें? अलकनंदा में। और याद रखना, संस्कृत भाषा में दो नदियों के संगम स्थान को प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ दो नदियों का संगम स्थान यानी कि कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, तो यहाँ प्रयाग की फॉर्मेशन होगी और प्रयाग हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहला प्रयाग बनेगा आपका विष्णु प्रयाग। अब नॉर्मल फ्लो में जो है आगे की तरफ अलकनंदा बहेगी और ईस्ट से ही एक नदी ज्वाइन करेगी, इसको नाम हो जाएगा नंदाकिनी। जहां पे नंदाकिनी मीट करेगी आपकी अलकनंदा से, वहां बनेगा प्रयाग और नंदाकिनी से हो जाएगा नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग की जो है फॉर्मेशन दो नदियां करती है, दैट इज अलकनंदा एंड नंदाकिनी। अलकनंदा आगे फ्लो करेगी, ईस्ट से एक और रिवर इसको ज्वाइन करेगी, दैट इज पिंडर गंगा। पिंडर गंगा जहां पे मीट करेगी अलकनंदा से, वहां पे प्रयाग बनेगा और प्रयाग का नाम हो जाएगा कर्ण प्रयाग। वेस्ट साइड पे एक प्लेस है जिसका नाम हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट करेगी, रिवर का नाम हो जाएगा मंदाकिनी। जहां पे मंदाकिनी मीट करेगी अलकनंदा से, उसके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे जो प्रयाग बनेगा, प्रयाग का नाम हो जाएगा रुद्र प्रयाग। ईस्ट पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का ओरिजिनेशन होगा और रिवर का नाम हो जाएगा भागीरथी। और जहां पे भागीरथी मीट करेगी अलकनंदा से, वहां पे प्रयाग बनेगा, प्रयाग विल बी देव प्रयाग। और देव प्रयाग से आगे जो वाटर आया उसे हम जानते हैं गंगा के नाम से। इसका मतलब गंगा नदी 5 प्रयाग के कॉन्फ्लुएंस होने की वजह से बनती है, यानी कि 5 प्रयाग बनने के बाद ओरिजिन होता है किसका? गंगा का। इसका मतलब पंच प्रयाग जो है ओरिजिन माना जाता है गंगा का। तो गंगा जो है देव प्रयाग से आगे फॉर्मेशन होगा, तो क्वेश्चन का आंसर विल बी डी गंगा। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ अलकनंदा और भागीरथी किस चीज की फॉर्मेशन कर रही है? देव प्रयाग, जहां से ओरिजिन होता है गंगा का। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीचर्स विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके पॉलिटिकल साइंस से, या पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं, और हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल से लेके स्टेट लेवल में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसपे जनरल स्टडी आपकी पूछी जाती है, तो उन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर या इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, या इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये कुछ बैटल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल खानवा की और घाघरा की एंड चंदेरी की। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बैटल जो है वो मैच नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बैटल लड़ी गई हैं, ये हमें पता है कि जैसे ये जो बैटल लड़ी गई हैं, ये बाबर, जो मुगल एम्परर था बाबर, उसने ये लड़ाइयां लड़ी। तो इनका जो सीक्वेंस है हमें वो कैसे याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम से ही हमें पता लग रहा है और उसी तरीके से आपने इनको याद भी रखना है। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं
पानीपत की बैटल, ठीक है, 1526 के अंदर ये होती है पानीपत की बैटल। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे उस ट्रिक से, तो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे आप कभी किसी के मेहमान जाते हो, घर में जाते हो, तो सबसे पहले किस चीज के लिए पूछा जाता है? पानी के लिए, ठीक है, पानी से पानीपत। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद खाना खाने के लिए, ठीक है, तो खाने से हम रिलेट करेंगे खानवा की बैटल को, ठीक है। फिर खाना खाने के बाद हम देखेंगे कि जब आप किसी घर में जाते हो, खाना भी खा लिया, पानी पी लिया, फिर खाना खा लिया, तो फिर क्या हो गया? थोड़ा सा लेट हो गया आप, क्या हो गई? देरी हो गई। तो देरी से थर्ड बैटल जो होगी यहाँ पे वो होगी चंदेरी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आएगी आपकी 1528 के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद देरी अगर हो गई आपको तो जल्दी जल्दी फिर आप कहां जाएंगे? अपने घर की तरफ चलेंगे। तो घर से कनेक्ट करेंगे हम किसको? बैटल ऑफ घाघरा को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस आपका रहेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैटल ऑफ चंदेरी। ये जो बैटल ऑफ चंदेरी है ये आपकी लड़ी गई है 28 के अंदर, ओके। और 1530 के अंदर बाबर की यहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज आप इससे रिलेट कर सकते हो कि ये जो बैटल लड़ी गई है बेसिकली ये किन किन जो एम्परर थे उस टाइम पे, बाबर ने किन के साथ ये लड़ी है, तो यहीं से आप इसको फिर से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, तो पानी को किस तरीके से बोला जाता है? जैसे लो जी, इस तरीके से जब आपको पानी कोई पूछता है तो आप कैसे बोलते हैं? लो जी। तो लो जी से हम क्या याद रखेंगे? लोदी। लोदी कौन से लोदी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये जो बैटल हुई है बेसिकली फर्स्ट बैटल ये लड़ी गई है इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड, जब खाने की बात हम करते हैं, ठीक है, तो साग सब्जियां बहुत खाई जाती है खाने के अंदर, तो यहां से हम याद रखेंगे किसके बारे में? सांगा के बारे में। साग से सांगा, ठीक है, तो कौन से सांगा? राणा सांगा, इस तरीके से। और उसके बाद चंदेरी की जब हम बात करते हैं तो चंदेरी की जो बैटल हुई है बेसिकली राजपूतों के साथ। राजपूत से अगर आप कनेक्ट कर सकते हो, राजपूत मतलब राजाओं के पुत्र कैसे होंगे? चंद्रमा के समान उनका मुख रहेगा, तो चंद्रमा से आप कनेक्ट कर सकते हो किसको? चंदेरी को, ठीक है, चंदेरी को। और घाघरा से आप कनेक्ट कर सकते हो किस चीज को? घाघरा से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे घाघरा क्या है? एक ड्रेस है, किसकी? फीमेल जो पहनती है, ठीक है। तो घाघरा कौन सा घाघरा? अफगानी घाघरा। तो अफगानों के साथ जो बैटल हुई है वो हुई है आपकी घाघरा की बैटल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, और 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और बहुत से तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब आपने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसके बारे में? Which of the following schedules are the Constitution of India contains provision of the anti defection law के बारे में बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन पूछा गया है कि कौन से शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन जो है वो बेसिकली दिया गया है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले शेड्यूल याद करना ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उस पे परेशानी हमें देखने को मिलती है, लेकिन आपने इसको किस तरीके से याद रखना है ये चीज हम यहां पे अभी पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे कुछ ट्रिक की, ये आपने याद रखनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओके। तो यहां पे आप याद कर सकते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक आपने याद करनी है, और आपकी 12 की 12 शेड्यूल, 12 की 12 शेड्यूल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जैसे मैं यहां पे बताऊं कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है हमारी टेरिटरी के बारे में, इंडिया की टेरिटरी के बारे में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है, ये हमारी टेरिटरी के बारे में है। फिर
उसके बाद इमोलुएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इमोलमेंट्स जो हमारी सैलरीज है, एलोवेंसेस है, वेतन भत्ते, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड के बारे में यहां पे अफर्मेशन की बात की जाती है, अफर्मेशन की यहां पे बात की जाती है, अफर्मेशन की जिस तरीके से ओथ ली जाती है, शपथ जो लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो अफर्मेशन की बात यहां पे बेसिकली की गई है, ठीक है, अफर्मेशन हो गया। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल कौन सी हमारी, इस पे बात की गई है राज्यसभा के बारे में, ओके, राज्यसभा के बारे में बात की गई है, ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बात की गई है शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल, ओ से यहां पे क्या आएगा, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है अदर शेड्यूल्ड एरिया। आपको पता है कि कुछ स्टेट जो है वो उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, 4 स्टेट को बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 4 स्टेट कौन है जो कि 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, उसको हम याद करते हैं कैसे, ममता से, ठीक है, ममता, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ममता से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7th शेड्यूल के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा फेडरल सिस्टम, इंडिया का फेडरल सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि जिन लिस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, वो किस पे है मेंशन की गई है, हमारे 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। फिर 8th शेड्यूल के अंदर जैसे ओ है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे 8th शेड्यूल के बारे में। 8th शेड्यूल जैसे ओल्ड पीएम, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था यहां पे, तो 8th शेड्यूल के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर 9th शेड्यूल, एल से हम क्या लिखेंगे, लैंड रिफॉर्म, ओके। फिर डी से 10th शेड्यूल, डिफेक्शन लॉ, एंड फिर 11th शेड्यूल के अंदर हम देखेंगे पंचायत, एंड 12th जो शेड्यूल है वो बात करती है म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है। इस तरीके से आप 12 के 12 शेड्यूल याद रख सकते हो। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किससे रिलेटेड, डिफेक्शन, ठीक है, तो ये किस शेड्यूल के अंदर आता है, 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर रहता डी आंसर। तो इस तरीके से आपने 12 की 12 शेड्यूल आप याद कर सकते हो। चाहे शेड्यूल से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सीजीएल का जो आपका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उस पर ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, आर्टिकल बेसिकली दिए गए थे। तो इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हो, जैसे आप यूनियन की बात करते हो, ठीक है, संघ की बात करते हो, तो वो जो आर्टिकल बेसिकली मेंशन किए गए हैं वो है 52 से लेके 151 तक, यहां तक ये आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर ही आता है, उसी का ये पार्ट है, उसी के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो 50 to 151 तक सिर्फ हमारे पास एक ही आर्टिकल है। अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप इसका आंसर जो थे वो लगा सकते थे 124। और दूसरी चीज ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट से, और इसको थोड़ा सा घुमा के, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है दूसरे वाला 214, ये किससे रिलेटेड है, जो स्टेट के जो हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है वो होती है अंडर द आर्टिकल ऑफ 214, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग द यूरोपियन टू कम टू इंडिया। तो पूछा गया है यूरोपियंस जो बहुत सारी कंपनीज भारत के अंदर आती है, तो क्या इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिकली होना चाहिए। तो आपको इसके पीछे भी एक ट्रिक है, ठीक है, जो हिंदी में बहुत अच्छी ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। जैसे बोला जाता है, हिंदी में हम क्या लिखते हैं इसको,
पुत्र, अड़ा, डैड, फंसा। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे तरीके से इनका आंसर आप दे सकते हो। जैसे पू से हम बात करेंगे किसकी, पोर्टुगीज की या फिर पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक है, यहां पे हम यहां देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं ए से आते हैं हमारे अंग्रेज, जिनको हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। ड से जब हम बात करते हैं तो कौन से आते हैं, डच, ठीक है। डै से जब हम बात करते हैं तो यहां पे आते हैं फिर डैनिश। फिर फ से बात करते हैं तो आते हैं कौन, फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच उनको बोलते हैं, फ्रांसीसी। और स से यहां पे बात करते हैं तो कौन से आते हैं, स्वीडिश, स्वीडन के। तो इस तरीके से सीक्वेंस आप याद कर सकते हो इनका। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। बस प्रैक्टिस 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है देखो कि फर्स्ट यूरोपियन कौन थे, तो पहले कौन थे, अभी हमने देखा पोर्टुगीज थे, तो इसका राइट आंसर होता हमारा पुर्तगाली, ठीक है, पोर्टुगीज। अब बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिया की सिटीजनशिप हम कितने तरीके से ले सकते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पे हम देखते हैं, जैसे बाय डिसेंट बोला गया है, ठीक है, उसके बाद नेचुरलाइजेशन है और रजिस्ट्रेशन है या फिर सारे हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो। जैसे यहां पे आता है एक वर्ड आपने याद रखना है, ब्रांड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब भी आप सिटीजनशिप पढ़ोगे तो ब्रांड आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे बी से क्या हो गया, बाय बर्थ, ठीक है, बी से हो गया बाय बर्थ, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। आर से हम देख सकते हैं, आर की जब हम बात करते हैं तो आर से रजिस्ट्रेशन यहां पे, ठीक है, रजिस्टर्ड करके आप कर सकते हो। ए की जब हम बात करते हैं तो एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब अगर इंडिया किसी दूसरी टेरिटरी को एक्वायर कर लेती है तो वहां के सिटीजन को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद एन से क्या है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और डी से यहां पे डिसेंट जो है, डिसेंडेंट्स जो है हमारे पूर्वज जो है, उनसे हमें सिटीजनशिप मिलती रहती है, हमारे दादा परदादा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां का पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ये तरीके हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स बाबर डिक्लेयर जिहाद, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब भाई बाबर ने जिहाद कब डिक्लेयर किया, अभी हमने पढ़ा था कि भाई बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है, 26, 27, 28 एंड 29, 30 के अंदर उसकी डेथ होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जिसने लड़ाइयां तो बहुत लड़ी लेकिन सत्ता का जो असली सुख था वो भोग ही नहीं पाया, कौन था, बाबर। अभी देखा 4 लड़ाइयां कंटिन्यूसली उसने लड़ी और उसके बाद जीतता भी गया, लेकिन 30 के अंदर उसकी डेथ भी होगी, ठीक है। अब देखो जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद की जब हम बात करते हैं तो ये एक अरबी वर्ड है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरबी वर्ड हमें देखने को मिलता है जिहाद, इसका मतलब होता है धर्म युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध। अब मुस्लिम्स में जब क्या किया जाता है, धर्म के खिलाफ जो कोई खड़ा हो गया या फिर लोगों को यूनाइट करने के लिए कि अब चलो जिहाद हम करेंगे, ठीक है, और अपने धर्म को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरे धर्म को स्टक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे देखो कि सीधी सी बात है कि जो बाबर है जिहाद मुस्लिमों के खिलाफ तो चलाएगा नहीं, जो नॉन मुस्लिम होगा उसके खिलाफ ही चलाएगा। तो यहां पे जैसे पानीपत की लड़ाई है, किसके खिलाफ लड़ी, इब्राहिम लोदी, तो मुसलमान था, तो सीधी बात कट हो गया कि भाई इसके खिलाफ तो जिहाद चलाया नहीं जा सकता है। दूसरा यहाँ पे खानवा और चंदेरी, ये दोनों राजपूतों के खिलाफ थी, ये दोनों लड़ाई। अब यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो, चौथी लड़ाई है घाघरा, घाघरा पे भी कि इस पे भी सीधी सी बात है कि भाई ये भी मुसलमान थे, अफगानी, तो इनके खिलाफ भी नहीं थी ये। तो आप यहाँ पे इसको कैसे याद रख सकते हो
कि देखो राजपूतों की वीरता के बारे में बहुत सारी कथाएं जो थी उस टाइम पे प्रचलित थी। तो जैसे ही मुगलों की सेना आती है और पहली बार सामना राजपूतों से होता है, तो उसकी जो सेना थी वो कहीं ना कहीं अंदर से भयभीत हो गई, डर गई, और उसको यूनाइट करने के लिए बाबर ने नाम दिया जिहाद का, कि राजपूतों के खिलाफ अगर अब जो हमारी जंग है वो क्या है, वो जिहाद होगी। तो उन्होंने यूनाइट करने के लिए, मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए बेसिकली जिहाद वर्ड का उसने यूज किया था। और जैसे आपने देखा कि भाई एक खानवा थी, एक चंदेरी थी, तो सीधी सी बात है पहली बार जब सामना राजपूतों से हुआ होगा उस टाइम पे ही उन्होंने जिहाद वर्ड का यूज किया होगा। तो पहली बार सामना कब हुआ, बैटल ऑफ खानवा के अंदर, राणा सांगा वाली जो सेना थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी मैच करने के लिए आपसे बेसिकली पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये भी यहां पे मुगलों से हमें देखने को मिलता है, रूलर है और टॉम्ब है, उनके मकबरों के बारे में बेसिकली पूछा गया है। अब इसको हम कैसे याद रखें, ठीक है, ये जो उनके मकबरे हैं, जो उनके टॉम्ब हैं, किस तरीके से हम इनको याद रखें कि हमें परमानेंट याद रह जाए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाबर की। बाबर की जब हमने बात करी कि भाई इसने 4 लड़ाइयां लड़ी और ये लगातार जीतता गया, सीधी सी बात है इसको काबू कर पाना क्या था, मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे काबू। ठीक है, बाबर का हो गया यहां पे काबू, इसको काबू करना पाना क्या था, मुश्किल हो रहा था। अकबर के बारे में बोला जाता है कि भाई अकबर ही मुगल एम्पायर के अंदर सबसे महान शासक था, जो जीता वही सिकंदर था। ठीक है, ऐसा उसको बोला जाता था। तो अकबर से आप याद रख सकते हो सिकंदरा के बारे में। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब और औरंगाबाद, ये नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, इससे आप इसको यूज कर सकते हो, औरंगजेब औरंगाबाद। लेकिन यहां पे कई बार क्या होता है, दौलताबाद भी लिखा रहता है। दौलताबाद, औरंगाबाद क्या है, औरंगाबाद तो एक डिस्ट्रिक्ट है, दौलताबाद। ठीक है, तो इसको आप जेब से याद रख सकते हो, जिसकी जेब में क्या हो, दौलत हो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। जहांगीर का रहता है लाहौर के अंदर, कैसे याद रख सकते हैं इसको, जहांगीर से आप याद रख सकते हो जागीर। ठीक है जागीर याद रख सकते हो। जैसे हमारा ह्यूमन का नेचर रहता है कि कितने भी ज्यादा जागीर हो, कितनी भी ज्यादा प्रॉपर्टी हो, तो फिर भी क्या बोलते रहते हैं, लाहौर, लाहौर। ठीक है, तो जागीर से आप याद रख सकते हो लाहौर। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट, जो रिलेशन है 1983, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन थे उसके लिए कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था, तो वो था सरकारी कमीशन। ठीक है, सेंटर और स्टेट के लिए उनके रिलेशन को देखने के लिए सरकारी कमीशन ही होगा, कोई अपॉइंट किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि सरकारी कमीशन ही होगा जो कि देखेगा सेंटर और स्टेट के रिलेशन को। तो सरकारी से सरकारी या कमीशन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय दी, ठीक है, कौन सा इनमें से अपॉइंट कर सकता है, तो सीधी सी बात आप इस पे याद रख सकते हो कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करेगा, जो कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर वाले जो डेजिग्नेशन पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो इनमें से कौन है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, प्रेसिडेंट एक है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, ये तो जुडिशरी सेक्टर से है, जुडिशरी और न्याय देना इनका मेन काम है। लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहां पे आप देखोगे प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनसे ऊपर वाले जो डेजिग्नेशन है यहां पे वो है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपीएससी में के अंदर भी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है। यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये बोला गया है कि मुगल एम्परर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ इनका। ठीक है, अब इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किस तरीके से आप बता सकते हो और आपको हमेशा ये चीज याद रहे और ना ही आप कभी भूले। देखो यहां पे पहले आपको पता होना चाहिए इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, यहां पे आप लिख सकते हो
जो ट्रिक है आपकी वो है भाजी सब्जी फॉर मासा। ठीक है, जो मुगल थे बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सब्जियों के, फूलों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसलिए बाबर ने बहुत सारे बागान जो थे, गार्डन जो थे वो बसाए थे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो अब इनमें से बस एक बार एक ट्रिक आपने याद रख ली और उसके बाद जब आपने इसको 2-4 बार रिपीट कर लिया, एनालाइज इसको कर लिया, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। जैसे बी से जब हम बात करते हैं तो बात की जाती है बाबर की, ठीक है। ए से भाजी, ठीक है, भाजी यहां पे आएगा। भाजी एच से यहां पे हम देखते हैं हुमायूं, हुमायूं आता है। फिर ए से हमारा अकबर रहता है, ठीक है। जे से हमारा जहांगीर आएगा, जहांगीर, ठीक है। इन दोनों को हम यहां पे लिखेंगे जहांगीर। उसके बाद शाहजहां आएंगे, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं औरंगजेब, औरंगजेब आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम देखते हैं बहादुर शाह, बहादुर शाह, ठीक है, फर्स्ट रहते हैं बहादुर शाह। फिर जे से ले लेंगे, जे आई से, ठीक है, जहांदार शाह, जहांदार शाह, ठीक है। एफ से फिर लेंगे हम यहां पे फर्रुखशियर, फर्रुखशियार, फर्रुखशियार, ठीक है। एम से लेंगे फिर यहां पे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह, ए से आएगा हमारा अहमद शाह, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा ए से आलमगीर, आलमगीर। उसके बाद एस से हमारा रहेगा शाह आलम, शाह आलम। ए से फिर हमारा रहेगा अकबर सेकंड। और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा बहादुर शाह, बहादुर शाह जो सेकंड थे, ठीक है। या फिर बहादुर शाह जफर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो भाजी सब्जी फॉर मां साहब। अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली और 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत अच्छे तरीके से आप मुगलों का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन और थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करके बहुत अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर विजन। अभी आपने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जिसमें आपने क्वेश्चंस देखे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आप देना चाहते हैं। इसमें से आपके पास बैंकिंग, पीओ, एसएससी में क्वेश्चंस, या फिर पुलिस एग्जाम्स में, आईएएस, एससीएस, पीसीएस में, एसएससी, आर्मी के कोई भी एग्जाम, पटवारी के कोई एग्जाम, कुल मिला के हर गवर्नमेंट जॉब में जिस तरह के सैम्पल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब आप अभी सॉल्व करके हटे हैं। और अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया है तो उसकी आंसर कीज आप मैच कर चुके हैं। अब देखिए उन क्वेश्चंस को आंसर करने का क्या सही तरीका था। पार्ट 41 से लेके 50 मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये बैंकिंग एग्जाम में आता क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, पहले इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। कैरे डायरेक्शंस गिवन है, अ स्टेटमेंट विद वन ब्लैंक इज गिवन बिलो, चूज द सेट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच कैन बी यूज्ड टू फिल द गिवन ब्लैंक्स। आपके पास एक गिवन ब्लैंक है और एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को लॉजिकली खत्म करना है आपने ये गिवन ऑप्शंस को चूज करके। अब ये गिवन ऑप्शंस इसकी ब्लैंक में जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट। इट इज आवर कंपनीज नेग्लिजेंस, हमारी कंपनी से कोई नेग्लिजेंस हुई है। एंड वी एक्सप्रेस डीप अपॉलॉजी,
और हम इसके मामले में बहुत ही शर्मिंदा हैं, अपॉलजी मांगते हैं आपसे। ब्लैंक इट कोस्ट, जो भी यहाँ पे हुआ होगा, जो इसने कोज किया है, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। लेट्स सी क्या सेंटेंस होना चाहिए। इट इज आवर कंपनीज नेग्लिजेंस, ये हमारी कंपनी की कमी है, नेग्लिजेंस है। एंड वी एक्सप्रेस डीप अपॉलजी फॉर द इम्पैक्ट इट हैज कोज्ड, जो इसने इम्पैक्ट जो कोज किया है, क्या हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सही। फॉर द इनकन्वीनियंस इट कोज्ड, जो इनकन्वीनियंस आपको हुई है इस नेग्लिजेंस के चलते, क्या उसके लिए हम माफी मांगते हैं? बिल्कुल ठीक है। कह रहे फॉर द केयरिंग नेचर ऑफ द पर्संस, ये आपका फिट नहीं बैठता है ऑप्शन, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं है। अब आप देखिए बोथ 1 and 2 ऑप्शन, पहली ही ऑप्शन आपका आंसर बनती है। एक बार फिर से समझिए, कंपनी की नेग्लिजेंस हुई है, कंपनी सॉरी मांग रही है। सॉरी क्यों मांग रही है? क्योंकि इसने कोई इम्पैक्ट कोज किया है, जो आपको जो नेग्लिजेंस हुई है उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ा है और जो इनकन्वीनियंस हुई है। दैट इज वाई बोथ ए एंड बी ऑप्शन, 1 and 2 सॉरी, बोथ 1 and 2 ऑप्शन जो है वो आंसर्स हैं। चलिए, कह रहे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स एंड नेम्ड A, B, C, D. Therefore, 4 parts not given in their proper order. Read the sentence and passage and find out which of the following is the correct one. ये बेहद आसान क्वेश्चन होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम SSC एंड स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस एग्जाम्स के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शंस को जरूर देखना चाहिए। एक बार अगर आप ऑप्शन देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही सही जाएगा। आपके पास ABCD करके ऑप्शंस दे रखी हैं, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है। आपको इनका सही ऑर्डर लिखना है और सही ऑर्डर लिख के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ऑप्शन। ऑप्शन से सेंटेंस C से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, A से एंड अगेन A से। 3 ऑप्शन कहती हैं कि आपका आंसर A से स्टार्ट होता है। लेट्स सी, पहला सेंटेंस आपके पास गिवन है, इन ऑर्डर टू फाइट द मेनांस ऑफ, किसी चीज को, किसी मुसीबत को फाइट करने के लिए शुड बी स्ट्रिक्टली, शुड एक वर्ब होती है जिसके लिए सब्जेक्ट की बहुत जरूरत है, तो इसमें सब्जेक्ट अभी आया नहीं है। पॉल्यूशन एंड एंटी पॉल्यूशन लॉ इम्प्लीमेंटेड, अब सीधी सी बात है, शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि कहने की बात है कि बी के बाद तो डी का आना तय हो गया। अब अगर ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रही है तो रह कौन सी गई? सी। जरा पढ़ो सेंटेंस, इन ऑर्डर टू फाइट द मेनांस ऑफ पॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, पॉल्यूशन की मुसीबत को हल करना है। एंटी पॉल्यूशन लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, दैट इज वाई ACBD ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ इजी इट वाज। और जरा सा अगर आप ऑप्शंस को देख के गैस करेंगे तो ये ज्यादा आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको फिलिप्स पूछे गए हैं और फिलिप्स जो हैं यहाँ पे फर्स्ट 43rd फिलिप को देखते हैं। डू नॉट ब्लैंक पेशेंस, पहली बात तो डू, और याद रखें डू हो गया, डज हो गया या फिर डिड हो गया, इसके साथ लगता है हमेशा V1, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसके साथ? डू, डज, डिड, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो डू नॉट लॉस पेशेंट वैसे ही गलत है। डू नॉट लूज पेशेंस, डू नॉट लीव पेशेंस तो होता नहीं, डू नॉट लूज पेशेंस साउंड एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग है। लूज का मतलब होता है ढीला ढाला, राइट, ढीला, जबकि लूज का मतलब होता है अपना आपा खोना। सो डू नॉट लूज द पेशेंस, LOSE, ये आपका आंसर होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज करने के बावजूद, ही नेवर ब्लैंक हिज सॉरो, उसने अपना कभी भी दर्द जताया नहीं है, जताया नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस होना चाहिए। तो यहां पे एक्सप्रेस्ड वर्ड जो है दैट इज द राइट आंसर।
टेक माई ब्लैंक एंड डू नॉट वेंचर इनटू दैट प्रोजेक्ट, मेरी सलाह लो और वो काम मत करो। सेंटेंस ये है, टेक माई एडवाइस एंड डू नॉट वेंचर इनटू दैट प्रोजेक्ट। सो एडवाइस के स्पेलिंग SE नहीं CE होने चाहिए, SE से बन जाती है वर्ब और यहां बनता है नाउन। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट भी है नाउन जानने की। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, अभी नाउन वर्ब में आपको कंफ्यूजन होती है, इसीलिए कह रही हूँ क्लासेस ज्वाइन करिएगा, राइट। अगली बात समझिए, कह रहे इन सेंटेंसेस में क्या है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट, क्या यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कोई इडियोमैटिक एरर तो नहीं है। The error, if any, will be one part of the sentence and that part of the sentence will be your answer. Otherwise, अगर कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है तो mark error 5, no error as your option. Let's read the sentence. Sentence कहता है they asked him how did he receive. अभी बताया था do के साथ, does के साथ, did के साथ क्या आता है, verb की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे did he receive होना चाहिए, लेकिन हम आगे सेंटेंस पढ़े, how did he receive the word but he refused to answer. हमने उससे पूछा कि भाई जख्म कैसे हुआ तुम्हें, चोट कैसे लगी, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। हाउ डिड ही रिसीव की बजाय हमें यहाँ पे जो लिखना चाहिए था, सही जो लिखना चाहिए था, वो क्या लिखना चाहिए था, डिड हटा के हाउ ही रिसीव्ड, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। अगली बात पे चलते हैं। बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट सोल्जर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजेस्ट रूलर। बेटा अगर बाबर की हम बात कर रहे हैं, बाबर एक ग्रेट सोल्जर था, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट एक पॉजिटिव डिग्री है, बट ऑल्सो अ वेरी वाइजेस्ट रूलर नहीं जाएगा, यहाँ पे वाइज रूल जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, सिर्फ बाबर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी का एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जो पहले की लगा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो दूसरी बार भी क्या लगती है, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैन यू चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये भी आपको पूछा जाता है स्टेट एग्जाम्स में, एसएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी कि कौन सा आंसर सही है। एरोनियस, एररनियस, एररन्यूअस, ये तो कुछ और ही बना दिया। तो आपकी सारी ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन आंसर है। स्पेलिंग भी आपको मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आपके स्पेलिंग अच्छे हैं तो आपके मार्क्स देखो, 1 मार्क आपकी पॉकेट में। नेक्स्ट देखिए, कह रहे अ लिटिल हेल्प विद नोट्स दैट आई गेव टू माई फ्रेंड्स मेड हिम एन एल्बेट्रॉस अराउंड माई नेक। मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी अपने फ्रेंड को नोट्स देके, भाई अब तो वो मेरे गले का ढोल बज गया है, यानी कि ऐसी चीज हो गई है जो मुझे करनी ही पड़ेगी। कभी कभी होता है किसी की थोड़ी सी मदद कर दो तो वो बंदा आप पे ही आश्रित हो जाता है। सो वही बात है कि अंडरलाइन फ्रेज का मतलब क्या है, अ बर्डन दैट वन कैन नॉट गेट रिड ऑफ, एक ऐसा भार जिससे बंदा जो है उभर के वापस ही नहीं आ सकता। दैट इज वी से एन एल्बेट्रॉस अराउंड माई नेक, यानी कि गले पड़ा हुआ ढोल। नेक्स्ट आता है आपके पास, आपको वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है जिनीत का। तो जिनीत का मतलब होता है टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, वो पॉइंट को हम जेनीत कहते हैं। एंटोनिम आ जाता है इसका नादिर, इसका एंटोनिम आ जाता है नादिर, सबसे लोएस्ट पॉइंट। क्लियर है, सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं नादिर। अब आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जाहिर सी बात है मन में ये तो आया होगा कि ये पेपर तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, और आपके मन में ये भी आया होगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी ही आसान है तो मैंने अभी तक सोचा क्यों नहीं। अगर आपको किसी भी चीज का कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको बताएंगे कि आप कौन सा पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। आपको एज के मामले में, आपको सैलरी के मामले में, डिपार्टमेंट के मामले में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन गिवन नंबर्स पे हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा केयर करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, राइट? तो हम यहाँ पे आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जस्ट कॉल अस एंड अपनी जितनी भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स वो हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे।